विज्ञान। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर पूर्ण चैप्टर वो ऊष्मा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ऊष्मा क्या है, स्केल ऑफ टेम्परेचर और थर्मल एक्सपेंशन, ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात ऊष्मा और ऊष्मा के मापन, उसमें प्रसार, ऊष्मा संचरण की विधियाँ के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम एक टेस्ट सीरीज देंगे और उसमें ये देखेंगे कि हमने कितना जो है कि इस वीडियो के माध्यम से सीखा है। तो आइए सर्वप्रथम ये जानते हैं कि ऊष्मा क्या है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर ट्रांसफ़र होती है। ये कब संभव हो पाता है? तो जब उन दोनों वस्तुओं में टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंस हो। दोस्तों कहने का आशय यह है कि जब हम देखते हैं कि जब हम बर्फ़ के टुकड़े को हाथ पर लेते हैं तो बर्फ़ पिघलने प्रारंभ कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि बर्फ़ का तापमान बहुत ही कम है। बर्फ़ छूने में ठंडा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तापमान है, उसका बहुत कम तापमान है, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है भाई। तो हमारे शरीर का तापमान कितना है? तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर का तापमान जो है कि 37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98 समथिंग है। तो सोचिए कितना ज़्यादा हमारे शरीर का तापमान है। तो यही कारण बनता है कि जब हम बर्फ़ के टुकड़ों को वातावरण में रखें या तो हाथ पे लें, तो हाथ पे लेते हैं तो क्या होता है कि और ये भी जानते हैं कि ऊष्मा का प्रभाव जो है कि उच्च ताप की वस्तु से जो है कि निम्न ताप की वस्तु में होने लगता है। और होता क्या है कि जब हमारे शरीर से, हमारे हाथ से जो है कि ऊष्मा का जो है कि ताप जो है कि ट्रांसफ़र होता है, बर्फ़ में जाता है, तो बर्फ़ के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अत्यधिक तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, आइसोलेट होने लगते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब वो आइसोलेट होने लगता है तो क्या होगा कि उसके बाद क्या होता है, बर्फ़ पिघलने लगता है। यही कारण बनता है। और दोस्तों हम ये बात करेंगे कि ऊष्मा का मात्रक क्या है, ऊष्मा की यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो ऊष्मा की यूनिट होती है जूल, जो एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। और वही सीजीएस पद्धति में देखें तो कैलोरी होता है। और दोस्तों 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। अगर वही 1 किलो कैलोरी में बात करें तो 4.18 × 10⁻³ जूल हो जाएगा, क्योंकि किलो लग जाने का आशय यह है कि 10⁻³ आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे स्केल ऑफ टेम्परेचर, अर्थात ताप के मापन जो है, उनके ऊष्मा का जो मापन है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इसको जो है कि इसके जो मापन है वो तीन प्रकार से हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जिसको सी और एफ और कैपिटल के से जो है कि डिनोट किया जाता है। दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि सूत्र दिया गया है, C/5 = F-32/9। अर्थात यदि C का मान दिया हो तो आप F का मान निकाल सकते हैं, F का मान दिया है तो C का मान निकाल सकते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, C/5 = F-32/9, C/5 = F-32/9। जैसा कि हमारे शरीर का तापमान हम जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये पूछे कि फ़ारेनहाइट में बताइए तो आपको भले याद भी होगा कि 98 समथिंग होता है, परंतु कैसे होता है तो उसको इसी सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है। C के जगह पे 37 रखिए, उसके बाद ये तिर्यक गुणा कीजिए, उसके बाद F का मान निकालेंगे तो 98 समथिंग आएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए एक और सूत्र दिया गया है, K = 273 + C। दोस्तों ये 273 है, 273 + C। अर्थात सेल्सियस में अगर मान दिया हो और पूछे केल्विन में बताइए तो तुरंत उसमें 273 जोड़ दीजिए। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, हमारे शरीर का तापमान है 273, हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। अब वही केल्विन बदलने के लिए 273 उसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आएगा केल्विन में कितना, 310 केल्विन हो जाएगा। ये कब लागू होगा? तो जब सेल्सियस में दिया रहेगा तभी जो है कि अब ये केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ेंगे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। दोस्तों ऊष्मीय प्रसार को क्या हो है, इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि जब हम देखेंगे कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो होता क्या है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो उसके अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, गैप बनने लगता है। और उन गैप के कारण क्या होता है, जो उस पदार्थ की जो बीमाएँ होती हैं, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उनमें जो है कि वृद्धि होने लगता है। और जब हम जानते हैं कि जब लंबाई में वृद्धि होगा, चौड़ाई में वृद्धि होगा, ऊंचाई में वृद्धि होगा तो आयतन बढ़ेगा। आयतन में वृद्धि होना लाजमी है, जो है कि क्षेत्रफल में वृद्धि होना भी जो है कि ये भी लाजमी है। तो हम जानते हैं कि जब उसमें वृद्धि होगा, जब मॉलिक्यूल में के बीच डिस्टेंस होगा तो उनमें उनका प्रसार होना ही होना है। तो यही दोस्तों क्या कहलाता है, ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। अर्थात जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस होने लगता है, जिसके कारण उनकी बीमाएं परिवर्तित होने लगती हैं, जिसके कारण आयतन और क्षेत्रफल भी वृद्धि होने लगता है। यही ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। दोस्तों ऊष्मीय प्रसार जो है कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक 3 प्रकार का होता है। रेखीय प्रसार गुणांक होता है, उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है उसको बीटा से डिनोट करते हैं। आयतन प्रसार गुणांक जो होता है उसे गामा में से डिनोट करते हैं। दोस्तों इनमें एक संबंध बताया गया है कि अल्फा संबंध बीटा संबंध गामा बराबर होता है क्या,
1 संबंध है, 2 संबंध है, 3, और इन सभी का जो तीनों का मात्रक क्या होगा तो प्रति डिग्री सेल्सियस होगा। दोस्तों ऊष्मीय प्रसार से जुड़ी कुछ उदाहरण देखेंगे तो दोस्तों हमने रेल की पटरियों को देखा है, जो जुड़ी हो गई होती हैं, जब जो टुकड़े, जो रेल की पटरी के टुकड़े जुड़े होते हैं उनके बीच में देखेंगे तो थोड़ा सा गैप दिखेगा। वो गैप इसीलिए होगा क्योंकि जो लोहा होता है गर्मियों के दिन में उसका ऊष्मा का क्या करता है, अवशोषक करता है, ऊष्मा अवशोषित करता है। और वही जब, और उसके बाद क्या होगा कि ऊष्मीय प्रसार होगा, और जब ऊष्मीय प्रसार होगा तो लोहा फैलेगा, और वही अगर जोड़ में थोड़ा सा जो गैप न बनाया जाए तो लोहा क्या होगा, टेढ़े होने का जो है कि संभावना रहेगा, लोहा के टूटने की संभावना रहेगा। हालांकि वो तो काफ़ी जो है कि वो लोहे टूटने का तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन परंतु यही कारण बनता है कि उसके बीच में थोड़ा सा गैप किया जाता है, क्योंकि टेढ़े होने का चांस रहता है, क्योंकि ऊष्मा की जो शक्ति होती है बहुत अत्यधिक होती है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और दूसरा उदाहरण दोस्तों, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जो दैनिक जीवन में जो हम केबल देखते हैं, जो गाँव वगैरह में केबल लगा होता है, शहरों में केबल लगा होता है, वो देखते हैं गर्मियों के दिनों में थोड़ा पहले की अपेक्षा, ठंडी की अपेक्षा थोड़ा लटक जाता है। लटकने का आशय है कि ढीला हो जाता है। इसका अर्थ यही है कि वो ऊष्मा पाकर क्या होता है कि वो उसमें वृद्धि होने लगता है उसकी लंबाई में, यही कारण बनता है। वही ठंडी में देखते हैं तो फिर पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम क्या कि द एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, अर्थात जल का असामान्य प्रसार क्या है, जल का असामान्य व्यवहार क्या है। दोस्तों होता क्या है कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो जल पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, घटता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, घटता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन होता है वो सबसे कम होता है। यह किस सूत्र से होता है, तो D बराबर m/v से। जब आयतन कम होगा, सूत्र में देखिए D बराबर m, जब आयतन कम होगा तो घनत्व तो क्या होगा, बढ़ेगा। और वही घनत्व तो जब बढ़ेगा, घनत्व को अगर हम बढ़ाएं, घनत्व वही अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो क्या होगा, कम होगा। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, तो जल का क्या कहा जाता है, असामान्य व्यवहार कहा जाता है। दोस्तों होता क्या है कि अगर इसमें एक चीज़ ये भी देखें कि होता क्या है दोस्तों कि आयतन बढ़ने का आशय यह है कि यदि जल अगर बर्फ़ बनता है, जल को अगर हम बर्फ़ बनाएंगे तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ेगा। अब कम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो है कि हम इसका तापमान अगर कम करेंगे तो आयतन बढ़ेगा। अगर जो है कि वही बर्फ़ का आयतन क्या होता है, जल का जो है कि बर्फ़ का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। जल का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। और वही अगर हम बात करें कि अगर जल को जो है कि अगर बर्फ़ को गलाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, घटेगा। यही जो है कि इस चित्र के माध्यम से हम समझ रहे हैं। आइए दोस्तों एक उदाहरण देखेंगे। ठंड के दिनों में पानी के पाइप अक्सर फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पाइप के अंदर बर्फ़ जम जाता है, पानी जम जाता है। और हम जानते हैं कि जब बर्फ़ बनेगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और आयतन बढ़ेगा तो पाइप जो है कि पाइप क्या होगा, फट जाएगा। यही कारण बनता है। दूसरा, आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और ट्रांसमिशन ऑफ हीट अर्थात ऊष्मा संचरण क्या होता है उसको हम आसानी से समझेंगे। दोस्तों ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ बताई गई हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। इसको दोस्तों हम प्रयोग के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों विज्ञान जो होता है वो विज्ञान को कहा ही जाता है कि विज्ञान प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित है। विज्ञान किसी भी परिभाषा को पहले मान नहीं लेता है, विज्ञान पर बिना प्रयोग किए किसी भी बात को नहीं मानता है। और विज्ञान के जितने भी नियम हैं, सिद्धांत हैं, सभी जो है कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध किए गए हैं। सभी के सभी नियम जो है कि सिद्ध हैं, बिना सिद्ध किए विज्ञान मानेगा ही नहीं, क्योंकि कहा भी जाता है कि वह क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान जो प्रयोगों एवं प्रेक्षण पर आधारित होता है वही विज्ञान कहलाता है। तो आइए हम चालन को, कंडक्शन को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आखिर चालन होता क्या है। दोस्तों चालन को समझने के लिए हम जैसा कि चित्र में देख रहे हैं 2 डिफरेंस टेम्परेचर वाले बॉक्स लेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं। अब जिस बॉक्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है उसके मालिक्यूल अधिक तेज़ी से आइसोलेट होते होंगे। ये तो हम सभी जानते हैं भाई, 100 डिग्री सेल्सियस का अगर ये वस्तु है तो इसके जो मालिक्यूल होंगे अत्यधिक तेज़ी से गति कर रहे होते हैं। किसके अपेक्षा, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस वाले। और इनमें ऊर्जा कौन सी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको भी हम सभी को जानना है। तो दोस्तों क्या हमने जाना कि जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो ये बॉक्स है इसके मालिक्यूल जो है कि 10 डिग्री सेल्सियस वाले बॉक्स की अपेक्षा जो है कि अधिक आइसोलेट कर रहे होते होंगे। उसके बाद क्या होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस मालिक्यूल 10 डिग्री सेल्सियस वाला जो बॉक्स है उसका जो है कि उसके मालिक्यूल क्या होते होंगे, कम आइसोलेट होते होंगे, ऐसा हम सभी जानते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला बॉक्स
के जो मालिक्यूल हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी 10 डिग्री सेल्सियस वाले बॉक्स में जो है कि मौजूद मालिक्यूल में क्या करते हैं, देने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप वाले बॉक्स के मालिक्यूल की आइसोलेटेड क्षमता जो है वो बढ़ेगी, वाइब्रेशन करने की जो क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और 100 डिग्री सेल्सियस वाले बॉक्स के मालिक्यूल की आइसोलेटेड की जो क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी, तथा टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। दोस्तों यही कारण बनता है। और हम सभी जानते हैं कि जो ताप का जो है कि स्थानांतरण होता है, तापांतर होता है, जो ताप ट्रांसफ़र होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। दोस्तों यही जो है कि ऊष्मा की चालन विधि होती है। दोस्तों इसमें एक चीज़ हम ये फोकस करेंगे कि जो हम देख रहे हैं कि जो ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र हो रहा है तो मॉलिक्यूल जो हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, अपने केवल जो कि वाइब्रेशन के कारण जो है कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है परंतु जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, उसे जो है कि ऊष्मा संचरण की चालन विधि कहा जाता है। दोस्तों उदाहरण के माध्यम से हम इसको जो है कि समझेंगे। दोस्तों जैसा कि हम ठंड के दिनों में देखते हैं, ठंड के दिनों में हम लोहे के टुकड़े और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूने पर देखते हैं कि लोहा का जो गुटका होता है जो है कि लकड़ी के गुटके से ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि लोहा जो होता है ऊष्मा को अच्छी तरह से क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और बहुत अच्छा जो है कि ऑब्जर्वर माना भी जाता है। तो होता है क्या कि जब हम जो लोहे को जो है क्या करते हैं, छूते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा जो हाथ का तापमान है या शरीर का तापमान है वो लोहे की तुलना में काफ़ी अत्यधिक है। तो जब हम लोहे को टच करते हैं तो तुरंत वो क्या करता है, जो है कि ऊष्मा को जो है कि अवशोषित कर लेता है। और वही जब हम उसको टच करते हैं तो हमारे हाथ को क्या होता है, ठंडा का अनुभव होता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अर्थात ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि जिसको हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। दोस्तों होता क्या है कि हम इसको एक प्रयोग के माध्यम से इसको समझेंगे। ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि है, इसको जो है कि इसको भी एक प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों हम ठंड के दिनों में जैसे देखते हैं कि आग का जो है कि सेवन करते हैं, अर्थात आग जो है कि तपन करते हैं, आग का तापन करते हैं। और इसको समझने के लिए एक मोमबत्ती लेंगे और मोमबत्ती को जलाएंगे और उसके ऊपर जो है कि हम अपने हाथों को लाएंगे तो देखेंगे हमको गर्म का जो है कि अनुभव होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो मोमबत्ती के अगल बगल के जो मालिक्यूल हैं, मालिक्यूल तो भाई दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जो अगल बगल के जो भी उसके मालिक्यूल हैं वो क्या होते हैं कि मोमबत्ती के जो ऊष्मा मोमबत्ती से निकल रही होती है उससे क्या होते हैं, गर्म होते हैं। और गर्म हो, जाहिर सी बात है गर्म होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर उठेगा। और जब हम अपने हाथ को ऊपर रखे होते हैं तो क्या होता है, हाथ को हमको गर्माहट महसूस होता है। वहीं ठंडियों के दिन में जब हम आग का तापन करते हैं तो अब हाथ को आग में तो रख नहीं देते हैं, ऊपर ही न किए रहते हैं भाई, हमको आग का तापन करना है। तो अब सोचिए कि हाथ को ऊपर किए हैं तब भी जो है कि आग का अनुभव जो है कि हमको ऊपर भी मिल रहा है, ऊष्मा का अनुभव मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है कि जो आग जो जल रही है उसके अगल बगल में जितने मालिक्यूल हैं वो आग की ऊष्मा पकड़ क्या होते हैं, गर्म होते हैं। और जो है कि वो गर्म होकर हल्का हो जाते हैं और अपना स्थान छोड़ के ऊपर चले जाते हैं। और उनके स्थान पर क्या हो जाता है, उनके स्थान पर ऐसे ही जो है कि मालिक्यूल आते रहते हैं, गर्म होते रहते हैं, ये ऊपर चले जाते रहते हैं। यही प्रक्रिया चलती रहती है। दोस्तों इसको एक और उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है कि कन्वेक्शन का है, जो है कि एक बीकर में आप जल को हम जब गर्म करते हैं एक बीकर के माध्यम से तो क्या देखते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जो पानी जब गर्म होगा तो कहाँ गर्म होगा, सबसे पहले नीचे का ही गर्म होगा। तो दोस्तों जो पानी का गर्म होने की जो प्रक्रिया है वो होता क्या है कि सबसे पहले नीचे का गर्म होता है। और जब नीचे का जल जो है कि गर्म होता है तो वो क्या होता है कि वो हल्का हो जाता है और हल्का होके क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वही जब नीचे, ऐसे यही प्रक्रिया चलती रहती है। नीचे का जल गर्म होता है, गर्म होकर हल्का होता है, ऊपर जाता है, पूरा जो है कि ऊपर का जल नीचे आता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा संभव हो पाता है, तो कन्वेक्शन जो ऊष्मा संचरण की जो विधि है यह इसी के तहत जो है कि वह संभव हो पाता है। दोस्तों इसको हम विभिन्न उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझे हैं। और यही कारण भी बनता है दोस्तों कि ऊष्मा जो है कि ऊष्मा के हम काफ़ी दूर बैठे रहे होते हैं तब भी ऊष्मा का हमको जो है कि अभाव जो है कि प्रभाव मिलता है। दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज पेटिका को ऊपर रखा जाता है। दोस्तों सामान्यतः क्या सभी घरों में जो है कि हमने देखा होगा, अपने घर में हमने देखा होगा, क्या जो फ्रिज होता है, जो फ्रीजर जो होता है सबसे अधिक जो ठंडा करने वाला होता है, ऊपर जो है कि लगाया गया होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं इसको बीच में लगा दिया जाता है या नीचे लगा दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो नीचे से उठती हैं
और उसके बाद जो है कि ऊपर जाती हैं तो जो ये पेटिका लगा हुआ है फ्रीजर का, वो उससे टकरा कर पूरा नीचे चली जाती हैं। और सामान्यतः यही कारण है, एग्जैक्ट यही कारण ही है कि इसको ऊपर रखा जाता है, क्योंकि जो नीचे से गर्म हवाएं जाती हैं इसमें टकरा कर नीचे चली जाती हैं। इसीलिए देखेंगे जो फ्रीजर में रखा हुआ वस्तु बाहर की अपेक्षा अत्यधिक ठंड होता है, अत्यधिक जो है कि जल्दी जो है कि बर्फ़ जमता है उसमें। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रेडिएशन, अर्थात रेडिएशन क्या होता है। दोस्तों इसको भी हम एक प्रयोग के माध्यम से आसानी से समझेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जैसे कि हमने पिछले जो देखा, जो चालन और संवहन देखा, उसमें देखा हमने माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है, अर्थात कुछ ना कुछ हमको करना पड़ रहा है, तभी जो है कि ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। परंतु इसमें क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनको कैसा माध्यम की आवश्यकता है भाई, वो तो जहाँ से चाहे वहाँ से भी आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में जो ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होता है वो तरंगों के रूप में होता है, अर्थात विकिरण, इसी को रेडिएशन कहा जाता है। इसको विकिरण, दोस्तों अगर रेडिएशन के बारे में नोट्स की बात आएगी तो ये आप रेडिएशन के बारे में इस चित्र को बना के आप जो है कि आसानी से लिख सकते हैं कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें जो है कि जो ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होता है वो तरंगों के द्वारा होता है, और सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक रेडिएशन के माध्यम से पहुँचती हैं। दोस्तों आइए कुछ दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण को हम जो है कि आसानी से उसके माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि रेत जो होता है, जो होता है ऊष्मा का क्या होता है, बहुत ही अच्छा अवशोषक माना जाता है। बहुत ही अच्छा अवशोषक मतलब कि ऊष्मा पाते ही खूब जो है कि अवशोषित करता है। जहाँ से ऊष्मा पाएगा तुरंत क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और ये काले कपड़े पे भी, काले चिकनी सतह पे भी लागू होता है। खैर हम यहाँ रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, उसको भी पढ़ेंगे आगे। तो रेगिस्तान की रेत जो होता है क्या करता है, ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। और हम जानते हैं कि जो जितना क्या होता है कि जितना जो अच्छा अवशोषक होगा, अर्थात जो जितना अच्छा अवशोषक होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, उत्सर्जक भी होता है, उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है। अर्थात रेगिस्तान के देखते हैं कि रेगिस्तान में जो रेत जो है कि दिन में समय बहुत गर्म होता है, वही रात का समय आता है तो बहुत ठंडा हो जाता है। अर्थात रात के समय जब उसको ऊष्मा नहीं मिल रहा होता है तो तुरंत क्या करता है, वो अपना जो है कि सभी जो जितना उत्सर्जित किया रहता है क्या होता है, सब जो है कि उत्सर्जित कर देता है। जितना अवशोषित किया रहता है ऊष्मा उसको क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। और यही कारण बनता है कि रेगिस्तान के दिन में जो है रेगिस्तान में क्या होता है कि दिन में रेत जो है कि बहुत गर्म होता है, और जो रात में वही रेत क्या होती है, ठंडा हो जाती है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। न्यूनतम संभव ताप जो होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आएंगे दोस्तों, कौन सा तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा, तो वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जो सूत्र है एफ C/5 बराबर F-32/9, इसमें अगर -40 को आप रखेंगे तो देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आएगा। तो वह कौन सा तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा, तो होता है -40 डिग्री सेल्सियस। इसी क्रम में आगे आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण जो है कि दोस्तों क्या देखेंगे, हम उदाहरण देखेंगे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि हैं प्रश्न बनते हैं, इनको देखेंगे। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है क्यों, आखिर क्यों होता है? तो इसको जो है कि हम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि जैसा दोस्तों हम जानते हैं कि जब भोजन को हम खुले बर्तन में पकाते हैं तो उसमें जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही क्या होता है, उबलने लगता है। जैसा कि सामान्यतः हम जानते हैं कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है अर्थात क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं जब 100 डिग्री सेल्सियस पानी जो है कि बॉयलने लगा, उसके बाद खाने का ताप क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। और वहीं बात आती है उसके विपरीत, ठीक जब बात आती है प्रेशर कुकर में खाना बनाने की, तो दोस्तों होता क्या है कि कुकर बंद होने के कारण जो उसमें वाष्प दाब जो होता है बहुत बढ़ जाता है, जिससे उतना ही समय कहिए या उससे कम समय में कहिए, जो जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बढ़ जाता है। अब 100 था तो लगभग 120 हो गया, मान लीजिए उससे कम ही समय में 120 हो गया। अब 120 हो गया तो जाहिर सी बात है जो उसके अंदर जो खाना है वो उसको अब जो है कि उसमें कम समय लगेगा, कम उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि खाना क्या होगा, कम समय में बन जाएगा। दोस्तों सीधी सीधी बात यही है कि जब जल पहले जितना समय ले रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में होने में, उससे कम समय में 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक उसका जो है कि बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा है, तो खाना जाहिर सी बात है कि जल्दी बनेगा ही। और आएंगे दूसरा पॉइंट देखेंगे, सफ़ेद कपड़े काले कपड़े की अपेक्षा जो है कि अधिक सफ़ेद कपड़े काले कपड़े की तुलना में ठंडे क्यों होते हैं? तो इसका कारण दोस्तों यही है कि जो काली सतह होती है ऊष्मा का क्या होती है, बहुत ही अच्छा अवशोषक मानी जाती है, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर मानी जाती है। अर्थात ऊष्मा को देखते ही क्या करती है, अवशोषित करने लगती है, ऊष्मा को पाते ही अपने अंदर क्या करती है, समाहित करने लगती है।
और सफ़ेद कपड़ा क्या होता है, ऊष्मा का बहुत ही खराब अवशोषक माना जाता है, ऊष्मा का बहुत खराब अवशोषक और बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टेड माना जाता है। चिकनी सतह, सफ़ेद चिकनी सतह ऊष्मा का बहुत खराब अवशोषक और बहुत ही अच्छा जो कि रिफ्लेक्टेड माना जाता है, अर्थात ऊष्मा को, और सफ़ेद जो चिकनी सतह होता है, यहाँ पे चिकनी सतह कपड़े की बात कीजिए या चिकनी सतह किसी भी जो है कि चिकनी सतह की बात कीजिए आप, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप कपड़े की बात कर रहे हैं, वो सफ़ेद और काले रंग की बात किया जा रहा है। तो जो सतह होता है, सफ़ेद चिकनी सतह जो होता है ऊष्मा का खराब अवशोषक होता है, अच्छा रिफ्लेक्टेड होता है, अर्थात सफ़ेद जो चिकनी सतह होता है ऊष्मा को पाकर क्या करता है, अवशोषक ही नहीं करता है, अवशोषित ही नहीं करता है, उसको आसानी से लौटा देता है। वहीं काले कपड़े की बात करेंगे, काले चिकनी सतह की बात करेंगे तो वो ऊष्मा को आसानी से अवशोषक कर लेता है और जो है कि और उसको रिफ्लेक्टेड नहीं कर पाता है। और यही कारण बनता है कि जो सफ़ेद कपड़े जो है कि, अब जाहिर सी बात है काले कपड़े जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा जो है कि अपने अंदर समाहित किया हुआ है तो गर्म रहेगा। यही दोस्तों एक और प्रश्न बना सकते हैं कि गर्मियों के दिनों में काला कपड़ा में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं उसको जो है कि काला कपड़ा अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जितना पाता है उतना अवशोषित करने लगता है। इसको जो है कि आप काला गर्मी के दिन में काला कपड़ा पहन के आप चेक भी कर सकते हैं कि काले कपड़े में आपको गर्मी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वहीं सफ़ेद कपड़े की बात करेंगे तो सफ़ेद कपड़े जो है कि ऊष्मा को आता है तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके पुनः वापस भेज देता है। और यही कारण बनता है कि दोस्तों सफ़ेद कपड़ा जो है कि गर्मियों के दिन में कम गर्मी पैदा करता है। कम क्या मानिए, नाम मात्र गर्मी, वही काला कपड़ा बहुत ही अत्यधिक गर्मी जो है कि पैदा करता है। इसका उदाहरण देखेंगे दोस्तों, घरों में जो खाना पकाया जाने वाली जो बर्तनें होती हैं उसको क्या किया जाता है, उनके नीचे काली चिकनी सतह बनाया जाता है। यही इसीलिए बनाया जाता है दोस्तों कि वो जो है कि आसानी से ऊष्मा को अवशोषित कर सके और खाना जो है कि आसानी से बन जाए। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और दोस्तों इस चैप्टर से जुड़े हुए दोस्तों हम एक टेस्ट सीरीज़ देंगे। दोस्तों हम देखेंगे कि हमने इस वीडियो के माध्यम से कितना सीखा है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट नहीं है, तो हम जानते हैं ओम नहीं है, एम्पियर नहीं है, वोल्ट नहीं है, क्या है, जूल है। तो कौन सा, ये डी सही है। अगला देखेंगे न्यूनतम संभव, दोस्तों न्यूनतम संभव ताप क्या है, तो -273 डिग्री सेल्सियस है। जब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों अगला देखेंगे जब बर्फ़ पिघलता है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। दोस्तों हमने जल के असामान्य व्यवहार में पढ़ा कि जब बर्फ़ जमता है तो आयतन बढ़ता है, लेकिन जब बर्फ़ यहाँ पिघलने की बात आ रही है तो कौन सा सही होगा, आयतन घटेगा, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद अगला आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे और देखेंगे कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, तो -40 डिग्री। -40 डिग्री जो होता है वो दोनों उसको रखेंगे जब समीकरण में c/5 बराबर f-32/9 बराबर, तो उसमें जो है कि बराबर आएगा, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, तो हम जानते हैं कि लकड़ी जो है कि ऊष्मा का बहुत ही खराब जो है कि उसमें जो है कि उसमें ऊष्मा का जो प्रभाव होता है बहुत ही आसानी से नहीं हो पाता है। और वहीं अगर बात उसमें उसके लोहे की बात करें जो जिससे वो बना होता है, जो चायदानी बना होता है, तो उसमें जो है कि आसानी से जो है कि उसमें जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। तो उसको इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे हाथ को जो है कि हमारा हाथ न जले। इसी क्रम में अगला आएंगे देखेंगे अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पाइप, ऑप्शन देखिए, पाइप ठंड से सिकुड़ जाते हैं, गलत है। पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, बिल्कुल सही, सी, ऑप्शन सी सही होगा। पाइप में पानी बर्फ जब जम जाएगा तो आयतन उसका क्या होगा, पानी बर्फ जमेगा तो आयतन बढ़ेगा और वही आयतन बढ़ेगा तो पाइप क्या होता है, फट जाता है। इसी क्रम में अगला देखेंगे काले वस्त्रों के मुकाबले में श्वेत वस्त्र क्यों शीतल होते हैं, तो इसको अभी हमने समझा है। तो अपने आसपास अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। काले वस्त्रों के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो सफ़ेद वस्त्र की बात की जा रही है, तो पहला बिल्कुल गलत है, अपने पास पहुँचने वाले सभी प्रकाश को प्रभावित कर देता है, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा आएंगे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो उच्च दाब जल के क्वथनांक को घटा देते हैं, बिल्कुल गलत। जल का क्वथनांक घटा देगा तो ज़्यादा समय लगेगा। दूसरा आएंगे उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सही। जब जल का क्वथनांक कम समय में ही बढ़ जाएगा तो खाना अंदर जो है कि और उसको कम समय लगेगा बनने में। खाना पकने में बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों किया जाता है, तो हमने अभी पढ़ा कि क्योंकि काला जो सतह होता है ऊष्मा का बहुत ही अच्छा अवशोषक माना जाता है, ऊष्मा को बहुत जल्दी से अवशोषक कर लेता है जिससे खाना जल्दी बन जाए, इसीलिए जो है कि नीचे का काला सतह जो है काला किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, दोस्तों जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आएंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में तो
उत्तर आपको दो दिखेगा, पारा और पानी, परंतु यहाँ पे बात क्या कर रहा है, बहुत अच्छा चालक। जब बहुत अच्छे चालक की बात आएगी तो पारा होगा। ऑप्शन ए सही है। 11वां, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान है तो 310, 37 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 जोड़ेंगे तो 310 आ जाएगा, 310 केल्विन। उष्मा के संचरण की विधियाँ हैं, चालन, संवहन, विकिरण, तीनों हैं उपयोग सभी, तो क्या सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को हमने बहुत ही आसानी से समझा और उष्मा चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्न को हम बहुत ही आसानी ढंग से हल कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।